नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। ईरान और इजराइल की लड़ाई अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। मामला इस हद तक बिगड़ चुका है कि बात परमाणु हथियारों तक चली गई है। इसको लेकर के दुनिया भर में चिंता का माहौल है। इजराइल का पूरा मुद्दा भी इसी बात को लेकर है कि ईरान परमाणु बम बनाने की काफी करीब है और अगर वो इसे बना लेता है तो इजराइल के अस्तित्व पर संकट मंडराएगा। और इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने खुले तौर पर युद्ध का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, खामेनेई ने जैसे युद्ध का ऐलान किया, इजराइल में हड़कंप मच गया और इसके चंद घंटों के अंदर ही ईरान ने इजराइल की ओर 25 मिसाइलें दाग दी और इसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद तो भयंकर तबाही मची हुई है और अब इसे एक पूर्ण युद्ध की शुरुआत माना जा रहा है। इस बीच 21 मुस्लिम देशों ने भी इजराइल का सामूहिक रूप से विरोध जताया है और ईरान का समर्थन कर दिया है। कौन कौन से हैं वो देश और खोमेनेई ने युद्ध का ऐलान करते हुए क्या कहा है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ दो और बहुत बड़ी खबरें। पहला कि ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के साथ लंच करने जा रहे हैं और इसको लेकर के व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है। इससे भारत का एक बहुत बड़ा जो है वो फेल्योर माना जा रहा है, मोदी जी का फेल्योर माना जा रहा है, क्योंकि वो इस चीज के लिए अभी तक ट्रंप को कन्विंस नहीं कर पाए। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जो कि हमारे जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्री, उन्होंने वीडियो जारी करके दी है कि ट्रंप और मोदी के बीच बातचीत हुई है और उस बातचीत में क्या कुछ हुआ है वो भी बहुत बड़ी खबर है। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर कृष्णस्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहले मैं खामेनेई की चर्चा करूंगी कि कैसे उन्होंने अचानक से युद्ध का ऐलान किया और जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही थी, तो अब खामेनेई ने किया जंग का ऐलान, कहा अब नहीं करेंगे रहम। और इसको लेकर के उन्होंने कई सारे ट्वीट्स भी किए हैं सर कि जो है अब हम रहम नहीं करेंगे, अब सीधे तौर पर युद्ध होगा। तो सर, जो समझौते की बात लगातार सामने आ रही थी कि ट्रंप कह रहे हैं हम समझौता कराएंगे, बाकी देश भी जो है वो शांति बनाए रखने की ही अपील कर रहे थे और जो परमाणु हथियार है उसको ना इस्तेमाल करने का अपील कर रहे थे। अब जो ऐलान खामेनेई ने किया है, क्या आपको लगता है, और सर सबसे बड़ी बात कि इस ऐलान के बाद 25 मिसाइलें लगातार इजराइल पर दागी गई, क्या आपको लगता है कि अब ईरान बिल्कुल भी रुकने की मूड में नहीं है और झुकने की मूड में नहीं है? क्या इससे इजराइल जो है वो डरा सहमा हुआ है और क्या होगा इसका असर? जय संविधान। देखिए, पहली बात निधि ये है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का आरोप है कि ईरान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस युद्ध के लिए बना रहा है, ये बात पहले भी स्पष्ट हो चुकी है कि वो जो भी उसका इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है वो उसने पहले ही अंडरटेकिंग दे रखी है और उस ट्रीटी में उसने हस्ताक्षर किए हुए हैं कि इसके लिए युद्ध का उपयोग नहीं करेगा, जिसके आधार पे बाकी लोगों ने भी न्यूक्लियर पावर अपने अंदर देश के अंदर बनाई है। नंबर एक, तुलसी गबार्ड ने भी, जो पहले ये सुना जा रहा था कि वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, ये कहना गलत है कि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की बात कर रहा है, जैसे इन लोगों ने, अमेरिका ने लीबिया को बर्बाद किया, इराक को बर्बाद किया, इराक के विरुद्ध ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने शुरू कर दिए हैं और बाद में ये कहता रहा, सद्दाम हुसैन बार बार कहता रहा कि इंस्पेक्शन करा लीजिए, हमारे यहाँ कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है। वही इन्होंने विधा अब अपना ली है और उसी प्रकार से ईरान को रौंदना चाहते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल पक्की है कि इजराइल को कोई अधिकार नहीं था, इजराइल को कोई अधिकार नहीं था किसी दूसरे देश के मामले में हस्तक्षेप करने का और उसके वहां जाके इतना तगड़ा अटैक करने का। तो इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब असल में कहना क्या चाह रहे हैं, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा कहना क्या चाह रहे हैं। G7 की कॉन्फ्रेंस से आप उठ के चले जाते हैं और ये स्टेटमेंट देके जाते हैं, जब लोग आपसे कहते हैं युद्ध विराम कराने जा रहे हैं, कि नहीं युद्ध विराम नहीं, उससे बहुत बड़ा कुछ कराने जा रहा हूं और तेहरान को खाली करा दिया जाए। आप क्या चाहते हैं, विश्व के अंदर आग लग जाए? आप तो ये कह के आए थे ना अपने लोगों को, तो आपने ये आश्वासन दिया था कि रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध रुकवा दूंगा, मैं पैलेस्टीन और इजराइल के बीच का युद्ध रुकवा दूंगा। आप एक नया युद्ध आपने और शुरू करा दिया और ये युद्ध ऐसा हो रहा है जो बराबरी के लेवल पे हो रहा है। भाई, अगर इजराइल वहां के जो मीडिया सेंटर है उसकी बिल्डिंग को ध्वस्त करता है, तो ईरान वहां जाके मोसाद की बिल्डिंग को ध्वस्त कर देता है, वहां के सबसे बड़े बंदरगाह को ध्वस्त कर देता है। और एक एक दिन में, वो तो कह रहा हमारे पास 2000 सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, हम दिन में 200 चलाएंगे, हमारा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम इजराइल को खंडहर बना देंगे।
अमेरिका क्या चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। और जब ये बात हो रही थी यूएनओ के अंदर कि युद्ध विराम की बात की जाए, तो वो मोदी जी हमारे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कहते हैं मैं बुद्ध का देश का हूं, मैं युद्ध के देश का नहीं हूं, उस युद्ध विराम के मामले में एब्सटेन कर जाते हैं, वोट देने के लिए तैयार नहीं होते। इजराइल के अंदर यह स्थिति हो गई है कि बंकर्स के अंदर लोग घुसने के लिए लड़ाइयां हो रही हैं। ये भी खबरें मिल रही हैं जिन भारतीयों को वहां बुलाया गया कि लाख सवा लाख रुपए महीना आपको देंगे, और गरीब लोग, भूखे पेट लोग, जिनके माँ बाप किसानी कर रहे हैं और लोन से वो लदे हुए हैं, अपनी जान आफत में डाल के वो इजराइल में गए और वहां जाके उनको बंकर्स के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा निधि, एक और चिंता प्रकट हो रही है, आप भी लखनऊ में पता चलाइए, मैंने तो अपने इलाके में आसपास पता चला लिया, हमारे आसपास तो कोई बंकर है नहीं। अब ये कहीं मेरी वीडियो देख के लोग ये ना कहें कि बंकर नहीं है, उनको सैटेलाइट से पता चल गया होगा कि हमारे देश में कितने बंकर हैं। ये पता चल रहा है कि ईरान के अंदर उन्होंने जो अपना न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बनाया 1 किलोमीटर जमीन के नीचे बनाया है। इजराइल के अंदर यह स्थिति है कि वहां पे आधी से ज्यादा जनसंख्या बंकर्स के अंदर जाके शरण ले चुकी है। यूरोप के अंदर यह स्थिति है कि वहां के अंदर जितने उनकी जनसंख्या है उतने उन्होंने बंकर्स बना रखे हैं। इमरजेंसी के पीरियड में अपने पूरे देश की जनसंख्या को बंकर के अंदर छिपा सकते हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री के बंकर के बारे में तो मुझे पता है, पीएमओ का बंकर है, बड़ा आलीशान बंकर है, सुना है, बिल्कुल 7 स्टार फैसिलिटीज हैं उसके अंदर। वहां राजनाथ सिंह शरण ले लेंगे और बाकी स्मृति ईरानी जी शरण ले लेंगी, ये जो अपनी वित्त मंत्री हैं वो शरण ले लेंगी, बाकी लोग वहां शरण ले लेंगे। हमारा आपका निधि क्या होगा? लखनऊ में पता चलाओ कोई है बंकर क्या? हर जगह मूछें हटते रहते हो, हर जगह ये ऑपरेशन सिंदूर और फलाना सिंदूर। अरे यार, ये करने से पहले भैया अपने देशवासियों के लिए कम से कम ऐसा तो कर दो। तुमने अगर बंकर्स होते तो हमारे पुंछ और उरी के इलाके में इतने लोगों की मौत ना हुई होती। अब हुआ और बेचारे प्राण त्याग दिए उन्होंने। देखिए, ईरान की अगर आप संस्कार, उनकी अगर बैकग्राउंड और उनकी हिस्टोरिकल हिस्ट्री को आप देखें, और मैंने एक वीडियो देख रहा था कि ईरानी को ही मैं सुन रहा था एक वीडियो में, उन्होंने जो बताया जो ईरानी कल्चर है निधि, हमारे यहाँ क्या होता है, अगर कोई मौत होती है हम लोग जाके शोक व्यक्त करते हैं, आंसू बहाते हैं। ईरान के अंदर अगर कोई मौत होती है इस प्रकार की कि जैसे जो बोल रहे थे साहब, उनकी माँ का, जब ये वहां पे गल्फ के अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उनकी माता जी हिंदुस्तान आने के लिए हवाई जहाज से आ रही थी, उसको हिट कर दिया गया था, उनकी माँ की मौत हो गई। लेकिन वो लोग ये कहते हैं, ईरानियंस जो है ना, इसको दुख नहीं व्यक्त करते हैं दूसरे के यहाँ जाके, वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, वो इसका उत्सव मनाते हैं कि शहादत हो गई। माने इस प्रकार की मौतें होती है तो वो ये कहते हैं कि भैया इस प्रकार की मौतें तो हमने की हैं। और वो जो उनके अपने पुराने इष्ट हैं जिसके बारे में वो कहते हैं कि उनका तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और वो तो करबला की बात करते हैं, वो तो कहते हैं कि इस प्रकार की कुर्बानी देना तो हमारे यहाँ अच्छा माना जाता है। ये हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा में अंतर है। तो डोनाल्ड ट्रंप को बाकी देशों के कल्चर्स के बारे में पता है, शायद उनको ईरान के कल्चर के बारे में नहीं पता है। और आज के तारीख में हो गया कि पूरा का पूरा ईरान जो है वो खामेनी साहब के साथ खड़ा हो गया है, उनकी लीडरशिप अनडिस्प्यूटेड हो गई है। पाकिस्तान जैसा देश जिससे ईरान की हमेशा तनातनी रहती थी, और ईरान हमेशा भारतवर्ष का साथ देता था क्योंकि वो शिया स्टेट था, ये सुन्नी स्टेट था। आज पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हो गया, सऊदी अरेबिया खड़ा हो गया, इराक खड़ा हो गया। तो इसका मतलब यह है कि भारत ने अपनी कूटनीतिक अदूरदर्शिता से हमको आइसोलेट कर दिया है। भाई निधि बताइए, हम बिल्कुल इररिलेवेंट हो गए कि नहीं? जो ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं मुनीर, उनको व्हाइट हाउस के अंदर लंच पे इनवाइट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उनके साथ बैठ के खाना खाएंगे। इससे बड़ा अपमान हमारे लिए क्या हो सकता है? अब भक्त इसका क्या जवाब देंगे? माने हमारे तो माननीय मोदी जी को स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं बुलाते, और उनके जो फील्ड मार्शल हैं जो अभी प्रमोशन पाए हैं, अच्छा सुब्रमण्यम स्वामी को आप सुनिए, जो उनका आपने डिबेट सुनी होगी शायद, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वामी जी कह रहे हैं, मतलब अखिल स्वामी नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में आपने ऑपरेशन सिंदूर में किया, पाकिस्तान का आपने कुछ नुकसान नहीं किया, केवल आप ढपोर शंकी कर, ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और वो ये कह रहे हैं कि जहां पे कजाकिस्तान को और सिंध को और पूरे पाकिस्तान को 4 भागों में बांटा जा सकता था, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे आपने सरेंडर कर दिया और युद्ध विराम कर लिया 4 दिन के बाद। और हम लोगों के जो 26 लोगों की शहादत हो गई पहलगाम के अंदर, उसको लोग भूल गए।
तो देखिए वास्तविकता यह है कि मोदी जी ने हमारे देश को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है आज के तारीख में। और ये अमेरिका जानता है कि आज भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। वी कैन नॉट गो टू चाइना लॉबी। हम ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसराइल का सपोर्ट कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है, यूरोप कर रहा है, जो हमसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं। और उन्होंने यूक्रेन में और इसराइल में बता दिया वो कुछ नहीं करने वाले हैं, निमटना हमें को पड़ेगा। और चारों तरफ से हमारे दुश्मनों ने घेर रखा है और सबने गुटबंदी कर रखी है। ये अमेरिका भी पता है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का मामला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी ये अपने गौतम अडानी साहब का मामला, डोनाल्ड ट्रंप क्या फंसा हुआ है, इसलिए हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमको बिल्कुल असहाय स्थिति में मोदी जी ने पिछले 11 साल में पहुंचा दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो विदेश नीति है अब बेटर ये है। मैं तो प्रार्थना करता हूं मोदी जी से, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। मुझे आशा है आरएसएस में उन्होंने काम किया है और वो राष्ट्रभक्त हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं, राष्ट्र हित में नए प्रधानमंत्री को शपथ ले लेने दीजिए, देश की विदेश नीति को सुधारने दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ठान लिया है वो चोट आपको पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसके माध्यम से मेरे प्यारे देश, मेरी भारत माता को कष्ट हो रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है मोदी जी, देश हित में, राष्ट्र हित में कृपा करके पद भार छोड़ दीजिए और किसी योग्य व्यक्ति को जिसकी स्वीकार्यता पूरे विश्व के अंदर हो और जो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की लेगेसी पे चल सकता हो, जिसके माध्यम से हम ये भी ना मुस्लिम वर्ल्ड सोचे कि हम आइसोलेटेड हैं, क्योंकि देश के अंदर हमने पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए जो हिंदू मुसलमान डिवाइड क्रिएट कर दिया है, हम उससे भी बाहर निकल पाएंगे। अडानी जी से क्योंकि नए प्रधानमंत्री का कोई संबंध नहीं होगा, उसको बचाने के लिए वो देश हित और राष्ट्र हित को समझौता नहीं करेगा। इसलिए एक नए प्रधानमंत्री अगर आ जाएंगे तो वी विल गेट ए फ्रेश लाइफ ऑफ एयर, हमको नई ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन मोदी जी, आपके हमने बड़ी आशाओं से आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया था। 11 साल पहले आपने बहुत हमसे वादे किए थे, हमने उन वादों को मान लिया था। खैर मैंने तो नहीं माना था, मैं तब भी जानता था, प्रोफेसर था तो मुझे पता था कि ये होनहार बिरवान के हो चिकने पात, ये नहीं होने वाला है, केवल जुमले हैं। कुछ लोगों ने सबल लिया था, आज भी उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आज जो उनका समर्थन कर रहे थे वो बगले झांक रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है क्या जवाब दें। अब झूठ भी नहीं चल रहा है, व्हाट्सएप के अंदर उनका ज्ञान भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो विश्व की परिस्थिति आज की तारीख में निधि बन गई है, इस निधि में हम लोग, इस परिस्थिति में हम लोग इतनी असहाय स्थिति में मोदी जी ने हमको पहुंचा दिया। आपने वो वीडियो देखा होगा, जब G7 की मीटिंग हुई है, वहां पे फ्रंट लाइन में तो जो उनके मेन पार्टिसिपेंट्स थे वो वहां पे खड़े हुए थे। तो रो आ रही थी जिसमें सेकंड रो में लोगों को खड़ा होना था, मोदी जी उसमें टहलते हुए आ रहे हैं। अच्छा, मोदी जी जब टहलते हुए आ रहे हैं तो एक ऐसी समा बांधी गई थी कि विदेश में डंका बोल रहा है कि पहली लाइन वाले मुड़ के देखेंगे, अरे मोदी जी, अरे मोदी जी, गले मिलेंगे, झप्पी लगेंगे। लोग मुड़ के देख रहे हैं मोदी जी को और वापस मुड़ रहे हैं। आप जरा ध्यान से उस वीडियो को देखिएगा। दे आर इग्नोरिंग। केवल एक व्यक्ति जो रो में सबसे राइट साइड में खड़े हैं, आई डोंट रिकॉग्नाइज हिम, वो मोदी जी को पहचानते हैं, मोदी जी से हाथ मिलाते हैं, मोदी जी झप्पी लगते हैं। मेलोनी भी मुड़ के देखती हैं और फिर सामने देखने लगती हैं, वो भी पूरी तरह से इग्नोर कर देती हैं। जब तक अभी तक हम ये सोच रहे थे इटली हमारा बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड हो गया है और मेलोनी जी से हमारे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अच्छे हमारे प्रधानमंत्री महोदय के संबंध है, वैसे ही इटली में मेलोनी जी से है। लेकिन वहां जाके ये परिस्थिति बनी कि अब लग रहा है वास्तविकता में इन्विटेशन था, क्योंकि वहां पे दो तरह के इन्वाइटीज थे, एक जो पार्टिसिपेंट्स थे और एक जो आउटरीच प्रोग्राम के लिए वहां बुलाए गए थे। तो भारत वहां आउटरीच प्रोग्राम के लिए बुलाया गया था। और सेकेंड रो में जब मोदी जी खड़े हुए थे, जिस प्रकार से उनके कंधे झुके हुए थे और जिस प्रकार से उत्साह उनके अंदर नहीं दिखाई पड़ रहा था, भाई देखो निधि, वास्तविकता यह है, कुछ हो, माननीय मोदी जी मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के साथ उनकी इज्जत जुड़ी हुई है, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है, मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची है। मैं ये निवेदन करूंगा मोदी जी, आगे से वहां कभी मत जाइए जहां आपको इग्नोर किया जाए, क्योंकि बचपन से हम लोगों को आदत पड़ी हुई है कि जब हमारे प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो लोग झुक के उनको सलाम करते हैं। और मनमोहन सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के सामने झुका के मानते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। आपको एक गर्दन झुकी हुई और आपकी पीठ झुकी हुई, वास्तविकता में हमारे शर्म से गर्दन झुक जाती है। मोदी जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं अगर आप सही में विवेचना कीजिए, राष्ट्र हित में
आप किसी योग्य व्यक्ति को जिसकी स्वीकार्यता पूरे विश्व के अंदर हो उसे पदभार सौंप दीजिए और कृपा करके वापस चले जाइए। ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिसको विश्व परिस्थिति का ज्ञान हो, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमी का ज्ञान हो, वरना आज के तारीख में जैसे भारतवर्ष अलग अलग पड़ गया है, ये बहुत ज्यादा दुखदायी स्थिति है। अब देखिए ईरान इजराइल के बीच में क्या हो रहा है। भाई इजराइल जो है पूरी तरह से ईरान पे आक्रमण कर रहा है, ईरान जो है पूरी तरह से इजराइल पे आक्रमण कर रहा है। वो हमारे मीडिया सेंटर, ईरान के मीडिया सेंटर को तोड़ रहा है, ये लोग जाके वहां मोसाद के हेडक्वार्टर को तोड़ रहे हैं। ये कह रहा है ईरान की 200 मिसाइल जो हैं, सुपरसोनिक मिसाइल जो हैं, एवरी डे वी विल फायर, वी हैव 2000 मिसाइल्स। और ये ऐसी मिसाइल्स हैं जिनको कोई ट्रेस भी नहीं कर सकता, जिसको कोई ट्रैक भी नहीं कर सकता और उसको हिट भी नहीं कर सकता। तो ये वास्तविकता तो सबको पता है कि ईरान वो देश नहीं है जो बाकी आप छोटे मोटे देशों को रौंद के निकल जाया करते थे। अच्छा, ईरान के साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि पॉपुलेशन जरूर उनकी ज्यादा है, बाकी जितने गल्फ कंट्रीज हैं उनके पॉपुलेशन ज्यादा है, 10 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन उनके साथ एक एडवांटेज ये है कि दे हैव ए वेरी बिग ज्योग्राफिकल एरिया। तो अमेरिका को ये सोचना चाहिए, वियतनाम जैसे बहुत पुरानी, जब उनके पास कोई शक्ति नहीं थी, वो अगर अमेरिका को खदेड़ सकता है और अफगानिस्तान जैसा देश खदेड़ सकता है, तो वो ईरान को निगलना आसान नहीं है महाराज। वो चीन उसके बैक में बैठा हुआ है, पाकिस्तान उसके बैक में बैठा हुआ है। पाकिस्तान जिसका ईरान ने कभी समर्थन नहीं किया, आज के तारीख में उस पर्टिकुलर एरिया में आपने ईरान को मुस्लिम वर्ल्ड की बादशाहत सौंप दी है, केवल एक मूर्ख नेतन्याहू की वजह से। वरना इजराइल भी एग्जिस्ट करता, बाकी लोग सब एग्जिस्ट करते। जैसे गाजा पट्टी में जिस प्रकार का आतंक बचाया है इजराइल ने, तो दुख होता है हमें जब इजरायली लोग मरते हैं या पैलेस्टीनियन बच्चे मरते हैं, ईरानियन लोग मरते हैं। हम लोग सनातनी लोग हैं, खून देख के हमें अच्छा नहीं लगता। शांति प्रस्ताव अगर मोदी जी चाहें और डोनाल्ड ट्रंप चाहें, ये विश्व शांति के लिए युद्ध विराम आवश्यक है और युद्ध विराम में प्रयास करें। लेकिन जैसे डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट देके गए, बहुत बड़ा होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप साहब, बड़ा यही हो जाए तो बहुत अच्छा है कि आप राष्ट्रपति पद से हट जाइए, मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हट जाएं और विश्व को शांति से, प्रेम सद्भाव से जीने दीजिए। बिल्कुल आपने ठीक बात कही सर, और आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात कही, और वो जिस तरीके का व्यवहार कर रहा है, जिस तरीके का बर्ताव भारत के साथ कर रहे हैं, आपने देखा ही। और आपने बताया भी कि व्हाइट हाउस की तरफ से ये औपचारिक जानकारी दी गई है कि बुधवार को दोपहर 1 बजे ट्रंप लंच करने वाले हैं असीम मुनीर के साथ, पाकिस्तान आर्मी चीफ के साथ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो बंद कमरे में लंच करेंगे जहां पर प्रेस नहीं होगी। तो सर, सबसे बड़ा जो मजाक है, आप सोचिए, भारत की विदेश नीति को लेकर के अब इसी बात को लेकर बन रहा है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कि हम अमेरिका को क्या दिखाना चाहते हैं। क्या इतना इन्फ्लुएंस हम अमेरिका को नहीं कर पा रहे हैं कि आप एक ऐसे आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ बंद कमरे में लंच कर रहे हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले से पहले इतना जहरीला बयान दिया था, और उसके बाद पहलगाम आतंकी हमला भारत में किया गया, एक ऐसा आतंकी हमला जिसमें धर्म पूछकर लोगों को गोलियां मारी गई। फिर उसके बाद उसके 4 दिन तक भारत और पाकिस्तान का सैन्य संघर्ष चला, उसमें भी अमेरिका ने एक बार भी भारत का खुले तौर पर समर्थन नहीं किया। बाद में सीज फायर हुआ और सीज फायर का क्रेडिट भी ट्रंप ले गए। और ट्रंप क्या कह रहे हैं कि जिस वक्त हमारे प्रधानमंत्री G7 की बैठक में है, उसी समय ट्रंप जो है पहले तो बैठक छोड़कर निकल गए, और दूसरा ये कि अब वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ बंद कमरे में लंच कर रहे हैं। ये आपको क्या लगता है कि हमारी विदेश नीति के लिए कितना बड़ा फेल्योर है? देखो निधि, एक बुजुर्ग लोग कह गए हैं, हमारे बुजुर्ग भी कह गए हैं, और मैं भी आपको बता रहा हूं, जो आपकी यंग जनरेशन सुन रही है वो भी सुने। और ये चाणक्य ने भी कहा था, और ये हम लोग हमेशा सुनते आए, इसका मनन चिंतन करते आए। कभी अपना वीक पॉइंट किसी को मत दो, अपने दोस्त को भी अपना वीक पॉइंट मत दो। वरना जो आज तुम्हारा दोस्त है, गुड फेथ में तुम उसे अपना कॉन्फिडेंशियल मैटर दे रहे हो या कोई वीक पॉइंट दे रहे हो, तो उसका दुरुपयोग करेगा। आज नहीं करेगा तो कल दुरुपयोग करेगा, ये बात पक्की है। मोदी जी ने जो गलती की, असल में सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिकल फेल्योर जो इन किया मोदी जी ने, हर देश की यात्रा की केवल गौतम अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए। अब गौतम अडानी इतनी बड़ी लायबिलिटी बन गए हैं मोदी जी के लिए। बांग्लादेश से आपने समझौता करा दिया, गोड्डा के अंदर आपने पावर प्रोजेक्ट लगवा दिया, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्टेटस दिलवा दिया। नुकसान किसको हुआ? झारखंड को हुआ। जंगल कहां कटे? झारखंड में कटे। बिजली किसको मिली? बांग्लादेश को मिली। फायदा किसको हुआ पैसे का? क्योंकि हाई
प्राइस पे उसका नेगोशिएशन कराया गया, गौतम अडानी को हुआ। शेख हसीना की वो चली गई, गद्दी चली गई, क्योंकि गौतम अडानी को उन्होंने हाई प्राइस पे पावर ली थी। श्रीलंका के अंदर सरकार इसलिए चली गई कि वहां इन्होंने दबाव डाल के वहां पे अडानी जी को वो दिलाया। केन्या के अंदर जो पावर प्रोजेक्ट दिलवाया वो ये हो गया। क्या ये जब हम लोगों को पता है, जब एसबीआई की चेयरमैन ऑस्ट्रेलिया बुलाई जाती हैं और वहां पे राउंड टेबल पे बैठ के ये हो रहा है कि चेयरमैन 6,000 करोड़ का लोन वहां कोल माइंस को खरीदने के लिए अडानी जी को दे रहे हैं, तो आपने अपना जो वीक पॉइंट था पूरे विश्व के सामने बता दिया कि गौतम अडानी इज अवर वीक पॉइंट। अच्छा, जब ये हिंडनबर्ग कह रहा है कि अडानी पे जांच करा लीजिए, वो आप नहीं कराएंगे, सेबी चीफ पे आप जांच नहीं कराएंगे, बाकी आप 5 करोड़ का किसी का मसला होगा उस पर जांच करा देंगे, उसको जेल भेज देंगे। इसका मतलब यह है कि दुनिया में हर व्यक्ति को पता वो है, अगर मोदी जी से कोई काम कराना है तो गौतम अडानी की गर्दन पकड़ लो। अच्छा, गौतम अडानी की गर्दन पकड़ गई। अब जब एसईसी और एफबीआई ने वहां अपने अधिकारियों को जेल में भेज दिया और ये जांच बिठा दी, तो भारत के अंदर जो भारतीय सरकारी अधिकारियों ने घूस ली थी, जो उसमें सिद्ध हो रहा है, उन पर कोई जांच नहीं हो रही है। अच्छा, गौतम अडानी ने भी एक प्रकार से वो दे दिया है इनको थ्रेट मोदी जी को। अगर इजराइल के अंदर हाइफा पोर्ट के अंदर जिस प्रकार से ईरान अटैक कर रहा है और जिस तरह लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, अगर इस पे आपने कहीं किसी गलतफहमी में पड़ के इजराइल का विरोध कर दिया तो मैं आपको फंडिंग नहीं करूंगा। अच्छा, फंडिंग की आवश्यकता है क्योंकि बिहार इलेक्शन होने वाला है। तो आज के तारीख में मोदी जी की गर्दन जो है वो गौतम अडानी के हाथ में है और गौतम अडानी की गर्दन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। उसी मायाजाल में हम भारतीय फंस गए। लेकिन सर यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो एक ऐसे देश के सेना प्रमुख के साथ लंच कर रहे हैं बंद कमरे में, जो देश खुलेआम इजराइल का विरोध कर रहा है और इजराइल को लेकर के लगातार आक्रामक बयानबाजी दे रहा है और ईरान का समर्थन कर रहा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप तो खुले तौर पर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और ईरान को धमका रहे हैं। तो फिर आपको क्या लगता है, फिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो देश ईरान का समर्थन कर रहा है उसके साथ बैठ के लंच कर रहे हैं? देखिए, ये डिप्लोमेसी होती है निधि। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन का और नॉर्थ कोरिया का और ईरान का नेक्सस बन गया है, और इस बात को वो जानते हैं। वो बैलेंस कर रहे हैं, इस चीज को बैलेंस कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान को तवज्जो दूंगा, भाई कैसे वाइस चेयरमैन बन गया वो एंटी टेररिज्म कमेटी का, उसे कैसे तालिबान उसका कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। वो इसलिए ना कि पाकिस्तान पे भी वो एक ये देना चाह रहे हैं कि भैया देखो, चीन की तरफ मत जाओ, नॉर्थ कोरिया की तरफ मत जाओ, ईरान की तरफ मत जाओ। तो वो एक प्रकार से हो सकता है मुनीर से इसीलिए बंद कमरे में बात करें कि भैया ठीक है, जब भारत से तुम्हारी लड़ाई हुई, देखिए मैंने भारत का साथ नहीं दिया, मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें अच्छे अच्छे पद दे दिए, चुप बैठो और बहुत ज्यादा ईरान के समर्थन मत जाओ। इस प्रकार की प्रेशर टैक्टिक देखिए चलती रहती है। एडीबी से उन्होंने पाकिस्तान को लोन दिला दिया, वर्ल्ड बैंक से दिला दिया, IMF से दिला दिया, भारत के विरोध के बावजूद दिला दिया। तो एक प्रकार से पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखिए, हम तुमसे खेल नहीं कर रहे हैं, तुम भी खेल मत करो और लड़ाई से दूर रहो, हम इजराइल का साथ देंगे लेकिन तुम ईरान के साथ बहुत ज्यादा खड़े मत हो जाओ। ये वो कर रहे हैं। अच्छा, हमारे मोदी जी की तो वास्तविकता में पोजीशन आप खुद सोचो ना भाई, अमेरिका आपको जिस प्रकार से ट्रीट कर रहा है, इजराइल आपको ट्रीट कर रहा है। इजराइल के अंदर जो उनके बंकर्स हैं, हमारे देश के लोग जो वहां गए हैं, वो बेचारे बंकर्स के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वहां के इजरायली उन्हें धक्का देके बाहर कर रहे हैं, गो बैक करके नारे लगा रहे हैं। जहां हम बेचारे जान दे के हमारे लोग वहां गए, अमेरिका से बेड़ियां डाल के हमको वापस भेजा जा रहा है। हर जगह इस प्रकार। अच्छा, फोटो में भी कहीं मोदी जी बेचारे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं G7 में। अच्छा, भक्त बड़े परेशान है, हम तो इसलिए परेशान है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है। फोटो की बात करी थी तो मैं वो फोटो दर्शकों को दिखाई देती वो वीडियो दिखा दो जिसमें वो पीछे वॉक इन करते हुए आ रहे हैं। जो ये फोटो की बात कर रहे हैं और ये सब कुछ ये जो लंच वंच हो रहा है या फिर जो भी बातचीत हो रही है, सब ऐसे मौके पर हो रही है जब ये प्रधानमंत्री जी G7 की बैठक में मौजूद है। और पहले तो आपने देखिए कि कल हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि वहां के जितने भी लीडर्स थे G7 के, जब बैठक शुरू हुई, उनके उस फोटो में मोदी जी की गैर मौजूदगी थी, जिसको लेकर के काफी मजाक मोदी जी का बना। लेकिन सच्चाई फिर ये निकलकर सामने आई कि उस वक्त मोदी जी कनाडा पहुंचे ही नहीं थे। और अब G7 की जो बैठक होती है उसमें सारे जो G7 के मेंबर्स होते हैं, जो गेस्ट होते हैं, वो फोटो जो खिंचाई गई, उस फोटो में प्रधानमंत्री को पीछे खड़ा किया गया है। अब बीजेपी वाले जो 2024 में फोटो में या बाकी फोटोज में इस बात को लेकर के जश्न मनाते
दिख रहे थे कि भाई देखिए मोदी जी को बिल्कुल सेंटर में खड़ा कर दिया गया है, सबसे आगे खड़ा किया गया है। अब इस तरह की फोटोज के लिए क्या बोलेंगे? ये फोटो तो स्वयं मोदी जी ने शेयर की है और मोदी जी को सेंटर तो छोड़िए, इतना पीछे खड़ा किया गया है तो कि वो दिखाई मुश्किल से दे रहे हैं। तो क्योंकि सर इस तरह के मंचों में ये सब बहुत सोच समझ कर किया जाता है और ये भी हमें गौर फरमाना चाहिए कि कनाडा और भारत के रिश्ते अब सुधरने शुरू हुए हैं। हाल के सालों में इनमें काफी ज्यादा जो है वो कड़वाहट थी, लेकिन अब तो मोदी जी को खड़ा करना, पीछे खड़ा करना या अपने आप में उनके लिए उनकी विदेश नीति को लेकर के क्या उनका मजाक बनता दिखाता है? नहीं निधि, अगर मैं मान लीजिए मोदी जी का अंधभक्त होता, मान लीजिए मैं बीजेपी का सपोर्टर होता, तो मैं कहता देखिए लीडरशिप तो मोदी जी के हाथ में है, वो सेल्फी ले रहे हैं और क्योंकि वो सेल्फी ले रहे हैं या फोटोग्राफ खींच रहे हैं बिकॉज ही हैज ए लीडरशिप, वो विश्व गुरु है। देखिए आजकल एक और लफड़ा फंसा हुआ है। अब मोदी जी कह रहे हैं मैं विश्व गुरु हूं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं विश्व गुरु हूं। अब ये दोनों में संघर्ष है। मेरे ख्याल से तो एक देश के अंदर एक पोल करा लिया जाए पूरे देश के अंदर और दो प्रश्न हो, तो ईरान के साथ हो या इजराइल के साथ हो। 20% से ज्यादा लोग इजराइल के साथ खड़े नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी ले सकता हूं। और दूसरा, अगर विश्व के अंदर ये पोल करा लिया जाए, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शांति पुरस्कार लेने के चक्कर में सारी अशांतियां पैदा कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी भी शांति पुरस्कार पाने के लिए वो भी सारी अशांतियां पैदा कर रहे हैं। अब ये जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव उन्होंने देश के अंदर बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन तक पहुंचा दिया है, इससे वो वापस भी नहीं जा सकते और इसकी वजह से वो निर्णय भी नहीं ले सकते। अब देखिए मोदी जी जब वो आ रहे थे, जब लोग खड़े हुए थे, G7 वाले मेन पार्टिसिपेंट सामने खड़े हुए थे और पीछे से लोग वॉक इन करते आ रहे हैं, सब मुड़े, लेकिन मोदी जी को किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दी। ये कितना दिल को मेरे चोट पहुंचती है। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरी भावनाओं को चोट पहुंचती है और मैं बहुत दुखी हूं। मोदी जी का इस प्रकार से जो अपमान हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा दुखी हूं। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, लेकिन इन चिंताओं पर ये जो बात हो रही है, हम भी लगातार चर्चाएं कर रहे हैं और लगातार सरकार पर सवाल खड़े हो ही रहे थे। फिर अचानक से एक खबर आ गई कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने एक जानकारी दी है कि मोदी और ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई और उसमें क्या बात हुई उसको लेकर के उन्होंने, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले से सवाल खड़े हो रहे हैं कि ट्रंप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अब तो अनगिनत बार बोल चुके हैं कि उन्होंने ही सीज फायर कराया पाकिस्तान और भारत के बीच में। अब इसको लेकर के विक्रम मिश्री ने एक बयान दिया है, तो पहले मैं वो बयान सुनवाती हूँ, इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया।
भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। तो सर, सुना आपने विक्रम मिश्री का बयान और आप देखिए कि हम भी लगातार ये कह रहे थे कि भाई कुछ तो बताना चाहिए भारत को कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उस वीडियो में विदेश सचिव ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जिसको लेकर के लगातार भारत सरकार की किरकिरी हो रही है। लगातार ट्रंप सीज फायर में खुद को क्रेडिट दे रहे हैं। न जाने कितनी बार वो बोल चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया और बार बार ये भी बोल रहे हैं कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर के सीज फायर करवाया है। तो सर, विक्रम मिश्री ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी स्टेटमेंट दे दिया है। उनका कहना है कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर कोई बात नहीं हुई। मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति से जब फोन पर बात की तो अमेरिका के राष्ट्रपति से साफ कह दिया कि हमारी जब कोई भी बात इस बारे में नहीं हुई तो कि जो सीज फायर होगा दोनों देशों के बीच उसमें कहीं भी व्यापार की जो है जब कोई बात नहीं हुई इस बारे में, तो फिर आप इस तरीके का दावा क्यों कर रहे हैं। तो मतलब ट्रंप जो दावा कर रहे हैं उसको सिरे से खारिज कर दिया है मोदी सरकार की तरफ से। और कि मोदी जी ने ट्रंप से फोन पर बात करते हुए जो कहा था वो ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब आप कह सकते हैं कि पहली बार मोदी जी ने ट्रंप को जवाब दिया है, फोन पर जवाब दिया है कि आप जो बातें बोल रहे हैं मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं। लेकिन सर, क्या आपको नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट अगर पब्लिकली मोदी जी की तरफ से आता तब ज्यादा सही रहता, क्योंकि ट्रंप तो लगातार पब्लिकली बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो भाई मैंने जो व्यापार की धमकी देकर के मैंने सीज फायर करा है। तो आपको नहीं लगता कि मोदी जी को भी पब्लिकली बोलना चाहिए था ये सब कुछ? देखो निधि, पहली बात तो मैं ये कल्पना कर रहा था, ये बात तो समझ में आती है कि जब फॉरेन राष्ट्राध्यक्षों से मोदी जी बात करते हैं तो एक दुभाषिया वहां पे होता है जो इंटरप्रिटेशन करता है। भाई फ्रेंच प्रेसिडेंट से बात करेंगे, वो फ्रेंच में बोलेगा, मोदी जी हिंदी या अंग्रेजी में बोलेंगे, वो उनको नहीं समझ में आएगा, उनको ये समझ में नहीं आएगा। अच्छा बड़ी बात है कि अमेरिकन इंग्लिश तो मोदी जी तो चलिए एंटायर पॉलिटिकल साइंस में उनको समझ में आती होगी, मुझे को अंग्रेजी उनकी नहीं समझ में आती। भाई हम लोगों की अंग्रेजी बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है, देहाती टाइप की अंग्रेजी है। वो पता नहीं लंबे लंबे शब्द खींच देते हैं, हमको समझे भी नहीं आता ये क्या बोल रहे हैं, आधी चीज तो समझी भी नहीं आती। तो जब ये फोन आता है निधि, तो जरा पूछो अपने दर्शक श्रोताओं से पूछो, ये फोन पे वो बैठे रहते हैं, दुभाषिया बैठे रहते हैं, कैसे ये लोग आपस में संवाद कैसे करते हैं, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए,
फोन किया, जैसे मिस्त्री साहब ने बताया, फोन किया डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, जो उन्होंने बताया उससे ऐसा लग रहा है कि 35 मिनट में डोनाल्ड ट्रंप ने फोन जरूर मिलाया, लेकिन 33 मिनट तक मोदी जी कहते रहे और डोनाल्ड ट्रंप सुनते रहे। मतलब ये भी कहा बड़े, ये ऑपरेशन सिंदूर, गोली का बजाय बारूद, मतलब उस प्रकार का स्टेटमेंट लग रहा है जैसे मोदी जी ने भारत वर्ष में दिया था। भाई जो मैं पूछता, अगर मान लीजिए मैं मोदी जी के जगह होता, मान लीजिए मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता, तो मैं डोनाल्ड ट्रंप से 3 प्रश्न पूछता। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये बताइए, जब आप ये टेररिज्म का वो कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, तो आपने एडीबी से लोन क्यों दिलवाया पाकिस्तान को? आप ये बताइए, आपने वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से लोन पाकिस्तान को क्यों दिलाया जो टेररिज्म का सपोर्ट कर रहे हैं? पहले तो इस बात का जवाब दीजिए, आप दीजिए जवाब, नंबर 1। नंबर 2, आपने उनको वाइस चेयरमैन एंटी टेररिज्म कमेटी का क्यों बना दिया, जबकि आप कह रहे हैं आप टेररिज्म के अगेंस्ट हैं? फिर आपने तालिबान फंड का जो वो है उसका उनको चेयरमैन क्यों बनाया? और ये भी आप पूछते हैं उनसे कि ये बताइए मुनीर साहब को, ये जो आप लंच में बुला रहे हैं व्हाइट हाउस में, तो आप मेरा अपमान क्यों कर रहे हैं? भाई मुझे तो लंच कराया नहीं आपने, मुझे तो चाय समोसा खिला के भेज दिया, मुझे नहीं बताया समोसा खिलाया, वो क्या खिलाया मुझे नहीं पता, बिरयानी नहीं खिलाई, लेकिन खाना खिलाने पे मुनीर को बुला रहे हैं और अकेले में बात कर रहे हैं, और हमारे मोदी जी को स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं बुला रहे हैं। तो ये तो बता दिया मिस्त्री साहब ने, जो उनको लिखित मिला होगा पीएमओ से कि ये कहा गया। अब ये देखिए एक और चक्कर में फंस गए, अब ये डोनाल्ड ट्रंप को पता चलेगा ये मोदी जी ने ये फेंक दिया है, वो अपना फेंकेंगे। अब देखिएगा कल तक एक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का आ जाएगा कि नहीं मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा था कि भैया देखो वहां पे G7 में गए जरूर हो, और तुमसे हो सकता है वहां पूछा जाए कि तुम्हारे डीजेमओ ने समझौता कराया है या डोनाल्ड ट्रंप ने कराया है। भूल के मत कह देना कि डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कराया है। अगर डोनाल्ड ट्रंप, तुमने मेरी बेइज्जती कराई, क्योंकि मेरी बेइज्जती हो चुकी है रूस यूक्रेन में, वो दोनों मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, पैलेस्टीन और इजराइल मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, ईरान और इजराइल मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। एक ही जगह मैं सफलता कह रहा हूं कि मेरे को मिली है, वो तुम्हारे मामले में मिली है। 4 दिन के बाद तुमने, जब मौका था पाकिस्तान को रौंद देने का, 4 टुकड़े में तोड़ने का, और तुम ये कह रहे हो, मिस्त्री साहब खुद ही कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, बहुत आईएफएस हैं, बड़े समझदार व्यक्ति हैं, मेरे पास तो उतना ज्ञान नहीं है, वो कह रहे हैं हमने केवल मिलिट्री जो उनके आतंकवादी केंद्र हैं उन पे हमला किया, और फिर दूसरे ही सेंटेंस में कह रहे हैं हमने उनके एयरबेस से उसको उड़ा दिया। अरे एयरबेसेस का टेररिज्म के सेंटर्स हैं, इसका माने आपने उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया। ये कंट्रडिक्शन है। मेरे को इतना ज्ञान नहीं है भाई, मैं कोई आईएफएस तो रहा नहीं, लेकिन ये मिस्त्री साहब को बताना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे आतंकवादी कैंप, तो आतंकवादी कैंप आप कह दीजिए कि सिविलियन जो थे वो आतंकवादी थे इसलिए हमने उनको मार दिया, इसका माने तो ये ओपन वॉर आपने डिक्लेयर की थी। तो ये पाकिस्तान को हर जगह वो मदद कर रहा है, चीन भी उसकी मदद कर रहा है, रूस भी उसकी मदद कर रहा है, अमेरिका भी उसकी मदद कर रहा है, और हमारे देश का कहीं कोई स्थानीय नहीं है। पहली बार 73 साल की उम्र में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम, अच्छा बंकर्स नहीं है हमारे देश के अंदर, अगर भगवान न करे कर कोई लड़ाई बड़ाई हो जाए, हम तो, हमारे घर ही ऐसे हैं कि जरा सा भी अगर कोई धक्का भी दे देगा तो टूट जाएंगे। हमारे बिल्डर्स ही सब गलत सलत मकान पैसा दे दे के तुम्हारे एलडीए को और डीडीए को और सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को घूस खिला खिला के कच्चे मकान बना देते हैं, रेत के मकान बना देते हैं। यहाँ बंकर एक नहीं है, और वहां पे इजराइल में और ईरान में और पूरे विश्व के अंदर पूरी पॉपुलेशन के लिए उन्होंने बंकर बना दिए। तो आज ये पता चलाना निधि, कल की डिबेट में मुझे बताना कि लखनऊ में कितने बंकर बने हुए हैं, अगर ये युद्ध हुआ तो तुम लोग कहां जाके छिपोगे। बिल्कुल सर, बड़ा सवाल है। और आप देखिए कि जब युद्ध हो रहा था उस वक्त भी इस चीज की चर्चाएं तेज थी कि जम्मू कश्मीर में या पुंछ में जब हमले हो रहे थे लगातार पाकिस्तान की तरफ से, तो बंकरों का जिक्र काफी ज्यादा आया था। तो आपने सवाल तो वाजिब उठाया है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा। जिस तरीके से लगातार इजरायल और ईरान के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और जिस तरीके से खामेनेई ने ऐलान कर दिया है कि भाई अब तो युद्ध होकर रहेगा और अब कोई समझौता नहीं होगा, इसको लेकर के, और साथ ही साथ ट्रंप ने जिस तरीके की धमकियां दी और उसको लेकर अब विक्रम मिश्री का बयान सामने आया है, इस पर हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।